नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करने से पहले हम जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। ठीक है, और हिल्टन यंग आयोग, ये दो चीजें हम जानेंगे। तब इसके बाद हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे। तो 1929 में क्या हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब बहुत ज्यादा ही रिसेशन आ गया था वर्ल्ड में। ठीक है, तो उस जो सबसे भयंकर वाला रिसेशन था उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, बहुत सारे बैंक बंद हो गए यूएसए में, अदर कंट्रीज में भी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि एक 1926 में एक हिल्टन यंग थे, उनके चेयरमैनशिप में एक आयोग बना था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, जो पहले से ही कह रहा था कि जो इंडिया है, इंडिया के जो 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 एक्सपोर्ट्स हैं एंड जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडिया की करेंसी है, इनको गवर्न करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। बट उस समय किसी ने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। बट जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो जो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसके बेसिस पे ही 1934 को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया आरबीआई एक्ट के थ्रू उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करने का। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसके रिकमेंडेशन में, तो हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, एंड एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934। एंड कब ये स्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, जब ये इसका फाउंडेशन हुआ था तो एक तरह का ये प्राइवेट सेंट्रल बैंक था। ठीक है, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर था 1935 में कलकत्ता में। फिर 1937 में बेटर गवर्नेंस के लिए इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है। फिर जब इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को स्वतंत्रता मिली, तो क्या हुआ, सारी चीजें गवर्नमेंट क्या करने लगी, नेशनलाइज करने लगी। ठीक है, तो उसी क्रम में जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसको उसको सबसे पहले हम नेशनलाइज करेंगे। तो 1 जनवरी 1949 को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया और ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन बन गया, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो जो अदर रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको बूस्टअप देने के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए ये आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। अब फंक्शंस क्या है आरबीआई के, तो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, बैंक्स का रेगुलेटर और सुपरवाइजर। जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। किसमें लिखा हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई गाइड करता है, उनके लिए नॉर्म्स निकालता है। ठीक है, और फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे मेंटेन रखा जाए उसके अंतर्गत जो भी वो मास्टर सर्कुलर निकालता है, गाइडलाइंस निकालता है, उसका पावर जो दिया गया है वो 1949 में दिया गया। अब अदर क्या है, पेनल्टी भी लगा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि आरबीआई पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। सेकंड फंक्शन क्या है, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक से किस समझ में आ रहा है कि बैंक्स का भी बैंक। तो क्या होता है, जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उन सबको एक अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है अपना आरबीआई के पास। ठीक है, तो अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो फिर वो बैंक क्या करते हैं, जब भी उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से बोलते हैं कि बॉस हमको पैसा चाहिए। अरे बोलता ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, बट रेट क्या चार्ज करेंगे, रेपो रेट। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो हम भाई साहब आपको बैंक रेट पे देंगे। ठीक है, फिर क्या फंक्शन है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो अब बैंकर्स टू बैंक तो हो गया, अब गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, जो भी एक्सपेंडिचर उसको करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 21 ये कहता है कि बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती हैं, और जो ये पैसा बोरो करेंगी, इस प्रोसेस को या जिसके थ्रू बोरो बोरो करेंगी, इसको क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन एडवांसेस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ईश्वर ऑफ करेंसी। नेक्स्ट आंसर क्या है, जो भी करेंसी है इंडिया में, जो भी नोट्स चल रहे हैं, जितने भी नोट्स हैं, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के बाकी जितने भी नोट सर्कुलेशन में होते हैं, उसकी शोल अथॉरिटी किसकी होती है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। बाकी जो 1 रुपए का नोट होता है और जो कॉइन्स होते हैं वो कौन इश्यू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यू करती है। और 1 रुपए के नोट में किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। और जो नोट्स होते हैं उसमें किसका साइन होता है? जो आपके आरबीआई के गवर्नर होते हैं। यानी आज के अगर नोट आज छपता है तो उसमें किसका साइन होगा? संजय मल्होत्रा जी, जो कि अभी अपने 26 गवर्नर है। अब बात करते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? आरबीआई को नोट छापना है तो ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड नोट छाप देगा। अनलिमिटेड नोट छाप देगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो वो एक प्रणाली फॉलो करता है जिसको क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितने भी नोट छापने हैं उसके बिहाफ में 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रहना चाहिए आरबीआई के पास, और 85 करोड़ रुपीस किसमें होने चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में। ठीक है। अब इसके बाद आता है डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कि आरबीआई की कितने भी डिनोमिनेशन का नोट छाप देगा, 1 लाख 10 लाख, ऐसा नहीं। ये बाकायदा एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट, जिसमें सेक्शन 24 में मेंशन है कि जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन है वो आप 10,000 छाप सकते हो। मिनिमम पहले 1 था, बट करंट समय में अगर बात की जाए तो जो मिनिमम डिनोमिनेशन प्रिंट हो रहा है वो ₹10 है। बाकी जितने भी डिनोमिनेशन के नोट है वो पुराने छपे हुए हैं, अभी वो सर्कुलेशन में है। बट अगर पूछता है मिनिमम डिनोमिनेशन तो ₹10 और मैक्सिमम डिनोमिनेशन ₹10,000। लेकिन अभी 10,000 का छापा नहीं है, बट उसके पास एबिलिटी वो छाप सकता है। जैसे बीच में भी डिमोनेटाइजेशन के टाइम 2,00,000 का छापा था। ठीक है। अब क्या लीगल टेंडर मनी? तो सेक्शन 26 जो आरबीआई एक्ट का वो कहता है कि जो भी आरबीआई नोट छाप के दे रहा है ये सारे लीगल टेंडर है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिनाई कर सकती है कि भैया 10 का नोट है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको करना पड़ेगा क्योंकि ये लीगल टेंडर है। ठीक है। ऑल नोट इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर एक्सेप्ट ₹1 नोट विच इज साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो आरबीआई जो भी नोट इशू करता है वो लीगल टेंडर है, बट जो ₹1 का नोट है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब तो ये भी इसका काम होता है। आप न्यूज में सुनते होंगे कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बढ़ गया, कभी इतना घट गया, एफआईआईज ने इतना पैसा निकाल लिया, डीआईआईज पैसा डाल रहे हैं, एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसीज में रिजर्व है, उसको मेंटेन रखना, ताकि क्या हो कि हमारा जो रुपया है वो अदर जो पीयर करेंसीज है जैसे डॉलर है उनके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ताकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो वो किसका काम है? आरबीआई का काम है। पावर टू डिवैल्यू एंड रिवैल्यू करेंसी। आरबीआई के पास पावर है, अगर वो चाहे तो जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट भी कर सकती है, उसके वैल्यू को, और रिवैल्यूएट इंक्रीज भी कर सकती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में अगर रूपी को कर रहा है तो। इससे क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है ना और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है तो उस केस में, जैसे चाइना ने अभी रिसेंटली 2 इयर्स पहले किया था अपने युआन को, उसने क्या करा था? डिवैल्यूएट कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि उसका एक्सपोर्ट बूस्ट हो गया था। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? कि जिसको कहीं भी, जब बैंक को कहीं भी पैसा नहीं मिले, ठीक है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो यानी जो आखिरी व्यक्ति है या फिर आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से उसको मदद मिलने वाली है वो क्या है? आरबीआई। इसलिए उसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बैंक फेलर से बचाने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। इसके बाद आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है? आरबीआई यूज एलईएफ टूल टू मैनेज लिक्विडिटी। तो इसमें काम क्या होता है? जब भी आप देखते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी आती रहती है बाई मंथली, उसमें आरबीआई क्या देखता है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा मार्केट में, जो है मनी सर्कुलेशन में, तो क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। उस केस में क्या होगा कि बैंक जो है उनको लोन जो आरबीआई से मिल रहा है वो महंगा मिलेगा, तो वो क्या होगा? कस्टमर को भी महंगा लोन देंगे। जब कस्टमर को महंगा लोन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जो पैसा आना है वो कम आएगा। ठीक है। तो जो एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी मार्केट में वो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है ना, उस केस में क्या करेगा? मार्केट में पैसा चाहिए तो क्या करेगा? रेपो रेट को घटा देगा। ठीक है। तो ये करता है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट को भी इसी तरह यूज करता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा रहता है तो क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं कि भाई हमारा ये पैसा जमा कर दो, हमको कुछ ब्याज दे दो। वो जो ब्याज देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, जो आरबीआई देता है। ठीक है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी लाता है आरबीआई। ठीक है। जिसमें मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनके बारे में आरबीआई बात करता है। ठीक है। जिसमें क्या होती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और
ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या बात होती है, टैक्सेशन, टैक्स कितना लगना है, कितना घटना है, कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर होना है, गवर्नमेंट बोरिंग क्या क्या करेगी, है ना, डेब्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीजें। अब बात करते हैं रेगुलेटर ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट जस्ट बैंकिंग। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आरबीआई सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, पेमेंट सिस्टम्स भी आते हैं, फॉरेक्स मार्केट भी आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं। जितनी भी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है उन सबको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं, ठीक है। 21 मेंबर्स में से जो गवर्नर होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो प्रेजेंट समय में कौन है, संजय मल्होत्रा 26 गवर्नर। फिर कौन होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। अभी 4 में से 3 है जो एक गवर्नर है, आगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है। फिर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर 10 जो होते हैं वो डायरेक्टर अलग अलग फील्ड से, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो है गवर्नमेंट उसमें नॉमिनेट करती है, जो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अलग अलग एरियाज में काम किया होता है। इसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं, ठीक है। और जो लोकल बोर्ड्स होती हैं, ठीक है, आरबीआई की, उनसे भी 4 डायरेक्टर होते हैं। जो रीजनल लोकल बोर्ड्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी रीजनल लोकल बोर्ड है, तो टोटल 21 होते हैं, ठीक है। अब लोकल बोर्ड्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ पे है, वो आपका वेस्टर्न पार्ट में कहा, मुंबई में है, साउदर्न पार्ट में चेन्नई में है, ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता में है, और नॉर्दर्न कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो 4 ये लोकल बोर्ड्स हैं, यहाँ से भी 4 मेंबर डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड में। अब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की बात कर लेते हैं। संजय मल्होत्रा जी जो कि 11 दिसंबर 2024 से 26 गवर्नर है, और जो एमडी पात्रा जी है उनका टर्म जो है 14 जनवरी 2025 को खत्म हो गया था। अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो चेंज हो गई, ये डायनेमिक होते हैं नेम्स, ठीक है, तो ये चेंज होते रहेंगे, या आप करंट सिनेरियो में जो भी हो उनको देख लीजिएगा, बट प्रेजेंट टाइम पे यही है। डिप्टी गवर्नर कौन है, 3 डिप्टी गवर्नर है अभी प्रेजेंट टाइम पे, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, बाई मंथली आती है, ठीक है, हर 2 महीने में आती है। बट कम ऐसा नहीं मैंडेटरी 2 महीने में ही आना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो ऐसा हो सकता है आरबीआई 2 महीने में ना मिला, बट कम से कम 4 बार मीटिंग होनी है एक साल, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। गवर्नर जो होता है उसका चेयरमैन होता है, जो डेप्यूटी गवर्नर होता है एक उसमें रहता है, और एक जो ऑफिसर होता है वो सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 एक्सटर्नल मेंबर, एक जो सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करती है ऑफिसर को, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक गवर्नर। अब इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होता है, यूजुअली इन्फ्लेशन का जो टॉलरेंस लिमिट आरबीआई रखता है कि अगर 6% तक, यानी कि 4+2 6% तक है तो ठीक है, मैनेजेबल है, और 2 से ऊपर, ठीक है, तो 2 और 6 इनके बीच में रहता है तो मैनेजेबल है। अगर 2 से कम हो गया तो बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो रहा है, और अगर 6 से ऊपर हो गया तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। तो इनके लिए मॉनेटरी पॉलिसी में टाइम टाइम पे वो रेट्स में चेंज करती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो था वो 2016 में आया था, अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब अगर जैसे इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा रहेगा या फिर 2% से कम रहेगा 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, अगर ऐसा होता है कि लगातार 3 क्वार्टर में इन दो में से कोई भी एक कंडीशन बनी, तो गवर्नमेंट आरबीआई से एक्सप्लेनेशन मांग सकती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। इसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो जैसा मैंने बताया बाई मंथली रिव्यू होता है, बट मिनिमम 4 टाइम्स अ ईयर, ये आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो जैसे ही देखा होगा आपने, रेपो रेट एमपीसी चेंज करती है, वैसे ही सारे बैंक्स क्या होते हैं, उनका भी जो इंटरेस्ट रेट है या लोन रेट है वो भी चेंज करने लगते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम लोन है वो ईबीएलआर पे डिपेंड है, और ईबीएलआर किस पे डिपेंड है, रेपो रेट, ठीक है। एमपीसी के चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। अब आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पहले क्या था, फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, बट 2021 में गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके क्या कर दिया है, तो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब बात करते हैं डीआईसीजीसी, यानी आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन,
ठीक है। तो पहले दो हुआ करती थी कॉर्पोरेशन, एक का नाम था डिपॉजिट के लिए जो होती थी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और जो क्रेडिट गारंटी देती थी उसका नाम था क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CGCIL। ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या नाम कर दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, DICGC। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 15 जुलाई 1978। एक्ट कौन सा था? DICGC एक्ट 1961। अब इसमें क्या है, पहले तो जो इंश्योरेंस कवरेज था वो था 1 लाख, अभी क्या है गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया था। तो अभी अगर कोई डिपॉजिटर है उसका किसी भी बैंक में पैसा जमा है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज है उसको। अगर किसी भी केस में बैंक डूब जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो टोटल 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC प्रोवाइड करती है उस बैंक को, उस कस्टमर के लिए। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक आदमी है जिसके पास 3 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट है और 50,000 रुपए उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, और कोई फेल्ड बैंक में उसका अकाउंट है, तो वो क्या होगा, उसको 3.5 लाख रुपए एज अ इंश्योरेंस मिलेंगे। बट अगर किसी का 7 लाख रुपए है मान लो, तो ऐसा नहीं कि उसको 7 लाख पूरा मिल जाएगा, उसको सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट मैक्सिमम 5 लाख। अब दूसरी सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBN MPL। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है RBI के कहने पे करेंसी नोट प्रिंट करती है। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 फरवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। ये चीज है। ठीक है। अब बात करते हैं करेंसी नोट्स एंड क्वाइन मिंटिंग इन इंडिया। तो जो सबसे पहला नोट प्रिंट किया गया था महात्मा गांधी सीरीज का, वो 1996 में प्रिंट किया गया था, जो कि 10 रुपए का नोट था। इससे पहले कौन सी सीरीज चलती थी? अशोका पिलर सीरीज चलती थी। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, नोट कौन प्रिंट करता है 1 रुपए के नोट को छोड़ के? RBI। किससे प्रिंट कराता है? BRBNMPL, जो कि इसकी सब्सिडरी है। ठीक है। इसके बाद साइन किसका होता है 1 रुपए के नोट में? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। बाकी में किसका होता है? RBI गवर्नर का होता है। अब क्वाइन कौन मिंट करता है? क्वाइन जो है वो RBI मिंट नहीं करता है, वो मिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी क्या होती है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन होती हैं, जिसका नाम है SPMCIL। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में जितने भी क्वाइंस हैं उनको ये मिंट करती है। अब मेन मेन लोकेशन कौन सी है क्वाइन मिंटिंग की? एक तो मुंबई महाराष्ट्र है, दूसरा नोएडा उत्तर प्रदेश है, तीसरा कोलकाता वेस्ट बंगाल है, चौथा हैदराबाद तेलंगाना है। ठीक। अब बात करते हैं तीसरी सब्सिडरी के बारे में जिसका नाम है इफ्तास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इसका काम होता है जितना भी IT सर्विसेज और पेमेंट सॉल्यूशन बैंक का है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी कौन देखेगा? इफ्तास। ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी और IT गवर्नमेंट से रिलेटेड बैंक्स की जो भी चीजें होंगी उनको गवर्न कौन करेगा? REBIT। ठीक है, उसकी निगरानी इसके अंडर में है। इसके बाद आता है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसका फंक्शन क्या है? जितने भी फिनटेक इनोवेशन है, नए नए इनोवेशन आते हैं, उनको यूज करना फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है। और उन फिनटेक को इनकरेज करना नए नए इनोवेशन लाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। अब पहले नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जो था वो भी RBI का सब्सिडरी था, बट 2019 में RBI ने पूरी अपनी ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोल्ड कर दी। तो अब ये किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अब RBI की सब्सिडरी नहीं है। कुछ MCQ हम देखेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934 RBI डेजिग्नेटेड एज द सोल इशूअर ऑफ करेंसी इन इंडिया? सो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22। सेक्शन 22 में मेंशन है कि 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी करेंसी नोट होंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI? रेगुलेटिंग द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये बिल्कुल RBI का फंक्शन है। इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली, तो ये फंक्शन नहीं है। RBI फैसिलिटेट गवर्नमेंट बोरोइंग थ्रू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? RBI जो है वो गवर्नमेंट जो है उसकी बोरोइंग को मतलब फैसिलिटेट करता है। वो एक तरह से बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो जारी करता है ओपन मार्केट में। ठीक है। तो ये सारे काम करता है। तो लेकिन अगर डायरेक्टली बात हो तो डायरेक्टली इशू नहीं करता है। डायरेक्टली कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिक्वायर्ड दैट RBI मस्ट मेंटेन? तो कितना होता है? 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का
फॉरेन करेंसी होना चाहिए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेंबर का अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का, 4 ईयर। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट इज आरबीआई डेजिग्नेटेड एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट? सो सेक्शन 21 में ये मेंशन है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है और वेज एंड मींस एडवांस के थ्रू उनको मनी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द फाइनेंस स्कॉलर। फ्रेंड्स, इट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि जो जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि उसे मोटिवेशन आता है और अच्छे वीडियो और मेहनत करके वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।